नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आम चुनाव से पहले देश की राजनीति किस तेजी के साथ बदलती नजर आ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर उनसे या उनकी पार्टी से अतीत में कोई गलती हुई है तो वो सिर झुकाकर माफी मांगने को तैयार हैं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी वैसी पार्टी नहीं है जैसा उसे बताया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों की, खासकर मुसलमानों की पिछली हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें एक मौका देकर देखिए, आपकी कसौटी पर अगर हम खरे नहीं उतरते हैं तो दोबारा हमारी तरफ नहीं देखेगा। राजनाथ सिंह का यह बयान दरअसल किस तरह के सियासी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये सिर्फ चुनाव से पहले का सियासी शोर है या फिर वाकई बीजेपी की नीतियों में एक बदलाव, एक बुनियादी बदलाव का संकेत हमें नजर आ रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा हैं, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं, इसके अलावा मेरे साथ हैं अभय कुमार दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ अभय कुमार दुबे, एक न्यूट्रल वॉइस के साथ। ये बताइए कि फिलहाल जब राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि हम सर झुकाकर माफी मांगने को तैयार हैं, तो क्या हम ये माने कि वो माफी मांग रहे हैं? देखिए, राजनाथ सिंह ने जो कहा है, इसको अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसमें कहा है। ये बीजेपी की अभी तक की राजनीति रही है, उसके संदर्भ में ये बात नहीं कही गई है। मीडिया इसको इस तरीके से पेश कर रहा है कि जैसे कि शायद गोधरा की घटनाओं के लिए कोई माफी मांगने की बात की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे हाथ से कोई गलत काम होता है तो उसके लिए हम माफी मांगने को तैयार हैं। उन्होंने ये कहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के जो संबंध हैं, उन्हें माफ करने या माफी मांगने वाली बहस से बाहर निकालना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है और ये नुमाइंदगी वाला लोकतंत्र है। सारा खेल नुमाइंदगी का है। मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को जरूर एक मौका देना चाहिए, लेकिन उतना ही मौका देना चाहिए इतना मौका भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट दे, अपने संगठन में बाकायदा जगह दे, एक दो शो पीस की तरह लोगों को न रखे, मतलब जो है। और जब सिकंदर बख्त साहब थे, जो मुझे अच्छी तरह याद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में नेता थे, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, तो उनको सिकंदर भक्त कहा जाता था मुसलमानों के बीच में। तो ये तो हालत हो जाती है जो भाजपा में मुसलमान जाते हैं। चलिए वापस आते हैं, पहले छोटी छोटी रिएक्शन सबसे लेती हूँ, उस मामले में फिर दूसरे दौर में बातचीत करेंगे। संबित पात्रा, ये बताइए कि जो व्याख्या अभी अभय कुमार दुबे ने की है, क्या उससे आप सहमत हैं? क्या हम इससे ये माने कि जो गलतियां हुई हैं, अगर गलतियां हुई हैं तो उनकी माफी मांगी जा रही है, या जिस तरह से अभय कुमार दुबे कह रहे हैं कि अगर हमसे कभी गलती होगी तो हम माफी मांगेंगे? देखिए, सबसे पहला विषय है कि मैं अभय जी के पहले हिस्से से बिल्कुल सहमत हूं और दूसरे हिस्से पर मैं आऊंगा। बिल्कुल सही कहा। और पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी आज सुबह कहा है कि ये पास्ट टेंस में किसी चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगने वाला विषय है। ये फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम बिल्कुल बाअदब झुक के माफ़ी मांगेंगे। आप चांस दीजिए, हमसे कभी गलती होगी नहीं, क्योंकि हुई भी नहीं है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कई अरसे से ये माफ़ी जो खेल चल रहा है, दो बहुत सटीक प्रश्न है मेरे। पहला विषय है, मैं इसमें याद दिला दूं नरेंद्र मोदी जी का वो स्टेटमेंट जब उन्होंने कहा था अगर 2002 के दंगों के मेरे कारण से हुए हों तो बीच में चौराहे पे आप मुझे फांसी चढ़ा दीजिएगा, माफी से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा था क्यों, माफी मांगने से क्या दंगों का जो है वो समाप्त हो जाएगा? तो माफी वाली जो राजनीति है वो केवल एक प्रदर्शन की राजनीति है, उससे कुछ सोल्यूशन नहीं। और साथ-साथ लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनके गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ जाता है तो भी उन्हें दुख होता है। आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उत्तर बिल्कुल तफसील से देना चाहूंगा। उन्होंने कुत्ते का पिल्ला कहा था, रॉयटर्स में कहा था, और वो संदर्भ आप देखें। उनसे जब पूछा गया था क्या आपको 2002 के दंगों के कारण दुख होता है, तो उन्होंने कहा बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी का जो फितरत है, जो आदत है, वो ऐसी है कि वो गाड़ी में बैठता है। वो उन्होंने ये भी कहा गाड़ी चला भी ना रहा हो, पीछे बैठा हो, और उसके बावजूद भी अगर कुत्ते का पिल्ला तक एक जीव आके उसके नीचे मर जाता है तो वो सो नहीं पाता है, उसे उतना दुख होता है। और यहाँ तो लोगों की जान गई थी, तो स्वाभाविक रूप से मुझे दुख हुआ था। चलिए, मुझे लगता है आज क्लैरिफिकेशन में वापस फिर आती हूं। एक सेंटेंस में, हाल फिलहाल के सेंटेंसेस में आजकल बहुत डिस्टॉर्शंस किए जा रहे हैं डेमोक्रेसी में। डिस्टॉर्शंस एंड डेमोक्रेसी कई बार हाथ बहाथ चलते हैं, मगर जनता उन्हें देख सकती है। चलिए, ये बहुत अच्छा रहा कि यहाँ पे कम से कम ये बात जरूर साफ हो गई कि किसी, अगर हम किसी या किसी कहने के भूल में है, या एक उर्दू में शब्द होता है मुगालते में है कि अगर ये 2002 के लिए माफी मांगी जा रही है तो वैसा कुछ नहीं है कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसी बात होती है।
कि भविष्य में की ऐसा नहीं कुछ है होता क्यों है तो माफी क्यों मांगी जाए। चलिए ये बात साफ होगी। नवीद हामिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है इस वक्त, उसमें राजनाथ सिंह को लेकर, उनके बयान को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, क्या सोच रहा है मुस्लिम समाज? देखिए, मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की कि आज बीजेपी वाले फिर फिसल गए, जो उनके फिसलने की आदत है। अब वो कह रहे हैं साहब फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आप राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, होगी नहीं कहा उन्होंने, हुई है कहा है। एक बात तो मुझे ये कहनी है। दूसरी बात ये कि वो किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे। वो एक तो ये कि इसको मुसलमान इशू ना बनाए। उन्होंने देश के साथ जो गुमराही का काम किया है, देश में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया है, जो देश के अंदर एक पूरे कैंपेन किया गया कि मुसलमानों का अपीसमेंट होता है, जिसको सच्चर कमेटी ने नकार दिया। वो सच्चर कमेटी की बात भी मानते हैं और जगह जगह ये कोट करते हैं कि सच्चर कमेटी ने देखिए मुसलमानों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उसको साबित कर दिया है। वो इस बात की माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने मुख्तलिफ़ औकात के अंदर देश में दंगे कराए और मासूमों की जानें ली। वो इस बात की माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को कोर्ट के फैसले से पहले गिरा दिया। वो इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे कि गुजरात के अंदर जो ध्रुवीकरण किया है, उससे जो पूरे देश के अंदर जो एक भयावह स्थिति पैदा हुई है और जो मुसलमानों को और जो दूसरे दबे कुचले वहाँ पे जो तबके हैं उनको जो साइडलाइन किया गया है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से बाहर निकाला गया है, वो इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे। गुजरात के अंदर दंगे हुए वो आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, वो इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे कि आज गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आज पूरा मुसलमानों का एक पूरा तबका जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हो गया है। वो इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे कि वो मुसलमानों को बाहर रखकर इस देश के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। वो पहले तो ये बताएं ना किस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे। लेकिन नवेद साहब, यहाँ सवाल बुनियादी ये उठ रहा है कि माफ़ी तो मांगी ही नहीं जा रही है, इसलिए हम इस बहस को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ माफ़ी की बात नहीं हो रही है। आपने तमाम गलतियां जरूर गिनाई हैं, संबित जल्दी से कुछ कहिए। नहीं, जल्दी से कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत बहुत आरोपों का लिस्ट जो उन्होंने लगाया है जो बिल्कुल नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से आप कह सकती हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स गुजरात में नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में यदि सबसे कोई बुद्धिमान है तो वो जनता है। बार बार नरेंद्र मोदी को चुना जा रहा है और सलाया जैसे क्षेत्र में हमने देखा जहां 90% हमारे मुसलमान बंधु रहते हैं, उन्होंने बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को चुना है तो कुछ कारण होगा। अगर इतनी बड़ी फहरिस्त होती नरेंद्र मोदी जी की गलती की तो मुझे लगता है लोकतंत्र में कोई भी जबरन उन्हें चुनने के लिए 180 सीटों में से एक भी जो है वो कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उसके बावजूद भी नहीं देखिए इलेक्शन में नहीं क्या आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन में देखिए जहां बहुत कैंडिडेट हैं, हो सकता है विधानसभा के चुनाव में कम कैंडिडेट हो, विनेबिलिटी के हिसाब से दिया गया है और जनता ही चुन के भेजा है। इसलिए मुझे लगता है लोकतंत्र में इस प्रकार की चर्चा, जो मैं कहूंगा इट इज जुडिशियल इग्नोरेंस। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिनका बहुत सम्मान है, उन्होंने डिजास्टर कहा नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन क्या 10% आबादी में से, जैसे अभय कुमार दुबे कह रहे थे कि पूरी 10% आबादी में से भी एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो जीत पाता, जिसको टिकट मिल पाता? नहीं देखिए, ये प्रूडेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक प्रूडेंस। पार्टी के अंदरूनी स्ट्रक्चर्ड पार्टी में किस प्रकार से इसमें डिसीजन लेना है, और ये पहली बार ऐसा है कि टिकट नहीं दिया गया एक ही चुनाव का आपने बताया है। आप गिना दी जितने चुनाव भाजपा के हुए हैं, सभी चुनाव में बहुत बड़े तादाद में हमारे मुसलमान बंधुओं को टिकट दिया गया है। और गुजरात में भी आप म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में देख लीजिए। कह रहे हैं आप जी? देखिए, मैं तो संबित जी बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं, लेकिन थोड़ी मैं उनकी मासूमियत की दाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट न देने के लिए विख्यात है। आप पूरे 90 के दशक में उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और अभी उठा के देख लीजिए, मुसलमानों को लगभग ना के बराबर ही टिकट दिए जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इस देश की जो 14-15% आबादी है, इस देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, जो इस देश में सदियों से रहता आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई विनेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया केवल यही होना चाहिए, उनका नेता कोई क्या भाषण देता है, किसने दंगे कराए, कितने लोग मारे गए, ये बात छोड़ दीजिए। दंगे सब कराते हैं, भाजपा भी कराती है, कांग्रेस भी कराती है और दूसरी पार्टियां भी दंगे कराती हैं, क्योंकि दंगों से वोटों की रोटी सेकी जाती है। सीधा होना चाहिए कि भाजपा हमें कितनी नुमाइंदगी देती है। अगर भाजपा हमें नुमाइंदगी देगी तो हम भी भाजपा को तरजीह देंगे।
ये सीधा फार्मूला होना चाहिए। मीम अफजल साहब, ये बताइए कि कई सवाल सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि 10 साल यूपीए सरकार के रूल के बाद सचर कमेटी ने जो कुछ कहा, उसके बाद पिछले साल ही हमारे पास यानी कि 2013 में जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पिछले 8 सालों में भी जो रिकमेंडेशन रही सचर कमेटी की, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। और अब राजनाथ सिंह ने भी ये कह दिया है कि जो बुरी हालत फिलहाल मुस्लिम तबके की है आज भारत में, उसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। पहले सवाल का जवाब आपके भाई ने दिया और बहुत वाज़े तौर पर एक बात कही, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि आप रिप्रेजेंटेशन तो देते नहीं हैं। पहले एक तरफ बात करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी की बात करिए। मैं कांग्रेस पे बाद में आऊँगा, क्योंकि जाहिर है कि आपने जो बहस की है आज, वो दूसरा मुद्दा है, मैं उस पर भी आऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा सच्चर कमेटी में क्या हुआ है, कितना पैसा अब तक मिला है। ये प्रोपेगेंडा गलत है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सच्चर कमेटी की 73 रिपोर्ट्स में से 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे थे जिसको एक्सेप्ट नहीं किया सरकार ने। उसके अलावा 2-3 पॉइंट्स ऐसे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, बाकी सब पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हमारा जो बजट था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, जो माइनॉरिटीज़ के लिए मख्तस है, और माइनॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं, वो 6,000 करोड़ से बढ़ा करके 17,555 करोड़ रुपए किया गया अगले 5 ईयर प्लान के अंदर। और 400 करोड़ रुपया जो है, 425 करोड़ रुपया सिर्फ स्कॉलरशिप्स के लिए बच्चों की दिया गया माइनॉरिटीज़ की। उसी स्कॉलरशिप्स को जब हम गुजरात में लागू करना चाहते हैं तो वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक एंगर है, जो एक जनता का गुस्सा है, अभी जो वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मीटिंग थी, उसमें आपने देखा था किस तरह से एक आम नागरिक उठकर और वो चिल्ला रहा था, गुस्से से भर रहा था। कभी ना कभी इस तरह के गुस्से का जो रिप्रेजेंटेशन नजर आता है। गुस्से की जो बात है, जहाँ तक गुस्सा, तो जब किसी कम्युनिटी को सब तरफ से महसूस होता है कि उसको शायद मिल नहीं रहा, तो गुस्सा सब तरफ ही जाता है उसका। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नवेद हामिद बैठे हैं, बहुत ज़मीन के आदमी हैं, इनसे पूछिए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाते मुसलमान। ये बल्ली मारान में रहते हैं और मैं भी पुरानी दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन जिम्मेदारी शायद कांग्रेस पार्टी पे इसलिए ज्यादा, क्योंकि आजादी के बाद से ट्रेडिशनली जो है मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी को वोट करता रहा। पिछले 10 साल से आप सत्ता में रहे, तो जवाबदेही ज्यादा बनती है। आरफा मैं कुछ कहूंगा। जी नवेद साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज हम बैठे हैं ये राजनाथ सिंह के बयान के ऊपर बात करने के लिए। मैं समझता हूं कि इसी पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस ने क्या किया। हाँ, मैं नवेद उसी पर आ रहा हूं। देखिए, बुनियादी बात यह है, मैं बहुत ही जो राजनाथ सिंह जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और 1992 में वो राज्यसभा के मेंबर बने थे, मैं ऑलरेडी मेंबर था, और मैं उनसे बहुत बात करता था। मेरी उनके बारे में एक ज़ाती ओपिनियन है। उन्होंने जो आज किया है वो अपनी तबीयत के मुताबिक किया है, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो पिछली बातों पर माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने आगे के लिए एक बात कही है। और दूसरी बात यह है कि मैं असल में जो अभी बुनियादी बात ये कही, आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। आप एक तरफ कहते हैं हम स्कॉलरशिप इसलिए नहीं बांटेंगे मुस्लिम बच्चों को या माइनॉरिटीज़ के बच्चों को कि हम तो सबके साथ बराबर सलूक करते हैं गुजरात के अंदर, तो हमारे लिए तो सब बराबर हैं। तो फिर आप माइनॉरिटी मोर्चा क्यों बनाते हैं? माइनॉरिटी मोर्चे की मीटिंग में आपके नेता आकर के इस किस्म की तकरीरें क्यों करते हैं? आपकी तरफ एक महत्वपूर्ण सवाल संबित पात्रा से, उसके बाद नवेद हामिद के लिए भी एक सवाल है। संबित पात्रा, ये बताइए कि हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह जाकर रैलियां कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रीय पहचान की जो पगड़ियां हैं वो पहन रहे हैं सिवाय टोपी के। देखिए, यही मैं उत्तर दूं। आप देखिए, बड़ा विचित्र परिस्थिति है हिंदुस्तान में आज। कहीं ना कहीं तिलक और टोपी की राजनीति, जिसे मैं कहता हूं सतही राजनीति है। आप देख रहे हैं कि टोपी क्यों नहीं पहनते, ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि गुजरात में इतना काम उन्होंने मुसलमान समाज के लिए किया। आप देखिए, आज हिंदुस्तान की राजनीति की ये दुखद घटना है कि इसमें जहां तक धर्म और उसके अपीजमेंट का सवाल है, वो इतना सतही हो गया है कि हम लोग सिर्फ सिंबॉलिज्म को ही देख रहे हैं कि क्या उसने तिलक लगाया, क्या उसने टोपी पहना, कोई ये नहीं देख रहा है। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मुसलमान बिल्कुल नहीं चाहते कि आप टोपी लगाओ या तिलक लगाओ, हम नहीं चाहते, बिल्कुल कोई भी मुसलमान नहीं चाहता। सिंबॉलिज्म तो ये भी है कि अहमदाबाद में, राजधानी में, एशिया के सबसे बड़े कूड़े के ढेर पर लाखों की तादाद में मुसलमान वहां रह रहे हैं, उसमें खासकर वो लोग हैं जो विस्थापित हैं दंगों के। ये भी एक सिंबॉलिज्म है। नहीं, ये सिंबॉलिज्म नहीं है। ये अगर ऐसा है तो ये हकीकत कहूंगा मैं इसे। मगर सबसे दर्दनाक हकीकत ये है कि 65 साल राज करने के बाद भी आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, अगर 65 साल, देखिए बीजेपी का रोल तो जरूर करेंगे। एक सेकंड, बीजेपी का रोल 5 से 6 साल का रहा है सत्ता में, मगर 65 साल का जिसका रोल रहा है
उसके मैं ये सवाल पूछता हूं कि आज ये हम डिस्कस करने के लिए बाध्य क्यों है? कमी कहां रही है? कमी यही रही है कि सतही रूप में आपने मुसलमानों को अपना बनाने का कोशिश किया है, वाकई बनाया नहीं है। मैं अभी 2 महीने पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक बहुत हेडलाइंस आर्टिकल छपा आप था बनाइए ना, जिसमें आप बनाइए ना, बात पूरी करने आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, इससे तो राजनाथ जी ने कहा, आप उन्होंने कहा कि 60 महीने हमें दीजिए, हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। मैं हिंदुस्तान टाइम्स का एक देखिए, मैं एक बहुत भाजपा के प्रवक्ता से आरफा मेरा एक सवाल है सर, एक सेकंड, सब लोग सवाल पूछिएगा, मैं एक सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। जी। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में सर ने कहा कि हमने बहुत फिस्कल बढ़ाया है, मुसलमान समाज के लिए फाइनेंशियल ग्रांट्स दिए हैं, मगर वो हिंदुस्तान टाइम्स के 2 लाइन में नहीं भूल पाता हूं जिसमें कहा गया है कि यस, एजुकेशन के लिए बहुत अमाउंट दिया गया, मगर अपीज करने के लिए मदरसों को ज्यादा पैसा दिया गया बनिस्बत, एक सेकंड, बनिस्बत उसको जो आप एडवांस्ड एजुकेशन को दे सकते थे। तो हर जगह आपने अपीजमेंट की। नवेश साहब जल्दी से बताइए, कट गया। आप कुछ कह रहे थे अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आत्म छवि क्या है, भारतीय जनता पार्टी स्वयं को कैसे परिभाषित करती है, इस पे गौर करना जरूरी है। अभी पंजाब में सिखों की पगड़ी पहनकर नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया। राजनाथ सिंह के इस वक्तव्य से कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले की बात है, पंजाब में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अरफा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का एक साथ आने का मतलब है एक सिख पार्टी और हिंदू पार्टी का एक साथ आ जाना। तो जब अभी तो आपका जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी करार दे रहा है, यानी उसकी आत्म छवि ये है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम उसके लिए माफी मांग लेंगे। तो अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने आप को सार्वजनिक जीवन में पेश ही इस तरीके से करती है, ऊपर से मुसलमानों को नुमाइंदगी देने से भी इनकार करती है। ध्यान कीजिए, बहुजन समाज पार्टी की ऊंची जातियों से, ब्राह्मणों ठाकुरों से जबरदस्त दुश्मनी थी। ये कहा जाता था कि वो कहते, कांशीराम जब खड़े होते थे कहते जो लोग ब्राह्मण ठाकुर हैं हमारी मीटिंग से उठ के चले जाएं। तिलक तराजू तलवार वाली बात तो थी ही। जब वो लोग ब्राह्मणों ठाकुरों को गले लगा सकते हैं, कैसे उन्होंने गले लगाया? उन्होंने उसको नुमाइंदगी दी, उन्होंने कहा आपको बसपा के टिकट मिलेंगे। इसलिए आज वो फर्क नहीं रह गया है दलित पार्टी में और ऊंची जातियों के बीच में। संबित, ये बताइए कि चूंकि हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगातार, चाहे पहले सद्भावना रैलीज के दौरान या उसके बाद भी जिस तरह के बयान आए हैं, राजनाथ सिंह का ये लेटेस्ट बयान है जिसमें उन्होंने पहले तो ये तय किया कि माइनॉरिटी मोर्चा में जाएंगे, फिर उस तरह की बातें करेंगे। ये सब कहीं ना कहीं संकेत अपने आप में दे रहे हैं कि बीजेपी जो है मुसलमानों को अप्रोच करना चाहती है। ऐसे कोई 5 पॉइंट्स आपके पास हैं कि आपका जो प्लान है वो क्या है? वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप मुस्लिम समाज तक पहुंचना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हमारा जो कैचिंग फ्रेज है, जो कैचिंग लाइन है, वो हमेशा से एक ही रहा है कि अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस फॉर ऑल। आप देखिए, हिंदुस्तान में कई दंगे हुए और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अधिकांश दंगे कांग्रेस के समय हुए हैं। जो स्टैटिस्टिक्स भी हुए हैं, कितने जीवन गए हैं, उसमें कांग्रेस की ओर ज्यादा इंगित करता है जो ये है। मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिए, गुजरात के दंगों के पश्चात न्याय मिला, लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, उसमें न्याय प्रणाली पूरी तरह से मंत्रियों तक जेल में गए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से गुजरात हुकूमत की वजह से नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो 1984 में भी थी, मगर किस प्रकार से सीबीआई को मैनिपुलेट करके कांग्रेस ने एस्केप रूट ढूंढना, ये भी सबके सामने है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि जब बीजेपी अप्रोच कर रही है मुस्लिम समाज को, और कहीं ना कहीं जो पोल पंडित्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बने, ऐसे में क्या मुस्लिम समाज में एक हलचल नहीं है? क्या वाकई एक सिनिसिज्म अभी भी नजर आ रहा है? वस्तानवी साहब की बात का मैं इशारा करूंगी, जब उन्होंने एक बार एक समर्थन जैसी बात कही थी, क्या वो सिनिसिज्म 2002 से लेकर अब 2014 तक बना हुआ है? क्या ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है समाज की शायद 2002 और 14 के बीच बहुत पानी गुजर गया है? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी जी जी। मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा कि एक मौका हमें देकर देखिए। अरे भाई, देश ने आपको, मुसलमानों से बात क्यों करते हैं, देश ने आपको 96-97 में मौका दिया था और आप 2004 तक रहे। आप ये बताइए ना कि आपने उस दौर में जब आप 6.5 साल इस देश के ऊपर राज कर रहे थे, मुसलमानों के साथ आपने क्या किया? आपने उनको किनारे लगाने की बात की, आपने उनको जो है उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की बात की कि जिससे मुल्क के अंदर ये लगा कि मुसलमानों के साथ बहुत अपीजमेंट हुआ है इस मुल्क के अंदर। तो अब आप किस बात को कह रहे हैं? दूसरी बात ये कि मुसलमान जब आपका पिछला 6.5 साल देख चुके हैं और आप अब फिर अपनी फिसल गए हैं, हमेशा की तरह जैसे फिसलते हैं आप कल एक बड़ी अहम बात बताऊं मैं आपको, जो बीजेपी का जो सम्मेलन हुआ है, अरे भाई, आप मोदी मिशन में 272+ की सीटें मांग रहे हैं आप, और जिस व्यक्ति को आपने देश के सामने प्रोजेक्ट किया है
और जिसके ताल्लुक से आप वोट मांग रहे हैं, उसको इतना समय भी नहीं मिला कि वो वहां पर आके अपनी बात करता, उनको लोगों को संबोधित करता। मैं समझता हूं कि ये जो माइनॉरिटी मोर्चा इनका है वो तो एक बिल्कुल दिखावे की ऐसी झूठी दुकान है, जिसमें जहां किसी को कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी में जगह नहीं मिलती तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और उनको मेन पार्टी में नहीं, माइनॉरिटी मोर्चे का उनको ओहदेदार बना दिया जाता है। लेकिन समित ये भी कह रहे हैं कि एक लोकल इलेक्शंस में वहां पर 90% हम जानते हैं, सलार शायद जगह का नाम, सलाया जगह का नाम है, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। मैं वो पूरी कैंडिडेट नहीं, पूरे बहुत बड़ा वो एरिया है उस तो लोकल इलेक्शन में मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से ही बिल्कुल हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि लोकल इलेक्शन में परिस्थिति दूसरी होती है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, तो भाई आपने उनको राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा? आपने उनको लोकसभा में क्यों नहीं भेजा? आप उनको लोकसभा में क्यों नहीं भेजना चाहते? आप उनको जो है असेंबली में क्यों नहीं भेजना चाहते? इसका मतलब ये है कि मुसलमान चाहे आपको वोट दें या ना दें, आप उनको बिल्कुल दूसरे नंबर का शहरी समझते हैं और दूसरे नंबर का शहरी बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चाल चरित्र और चेहरा है, ये पूरा एक्सपोज हो जाता है। ये तो खुद आप एक्सपोज कर रहे हैं। नवे साहब, लेकिन आपने जिस सिनिसिज्म का जिक्र मैं कर रही थी कि क्या वाकई एक बार ये भी आजमा के देखा जाए, जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि एक बार हमें भी देख लीजिए, इसमें क्या हर्ज है? हमने तो देखा है ना, 6.5 साल हमने भुगता है, पूरा एजुकेशन को सेफरनाइज किया, पूरा जो ये आप मदरसों के खिलाफ माहौल बनाया गया। जब हमने बार बार कहा, वो प्रधानमंत्री से उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, कि आप मदरसों के ऊपर व्हाइट पेपर लाइए, तो उन्होंने वादा किया और उनकी हुकूमत खत्म हो गई, व्हाइट पेपर नहीं लाया। पूरे मुल्क के अंदर ये भ्रम पैदा किया गया कि मुसलमान दहशतगर्दी का अड्डा है। अरे भाई, आपके पास पूरा मंत्रालय था, आप पूरी सरकार के अंदर थे, आप ही सरकार चला रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं किया आपने? उसी का माहौल का वजह है कि आज जो है मुल्क के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्दी के ऐनक से देखा जाता है। नवे साहब समित जवाब दे रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जिस प्रधानमंत्री कैंडिडेट के विषय में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने राज्य में जो डेवलपमेंटल वर्क किया, इसका जिक्र कोई करने को तैयार नहीं है। स्वाभाविक है, ऑपोजिशन पार्टी वो जिक्र करने को तैयार भी नहीं होगी। मगर जितने भी ल्यूमिनरीज अभी रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, थोड़े दिन पहले आपने एक क्लरिक का याद दिलाया, मैं याद दिलाता हूं मदनी साहब ने क्या कहा। मदनी साहब ने थोड़े दिन पहले, जो कि बहुत जाने माने क्लरिक है मुसलमान समाज के, उन्होंने कहा कांग्रेस और विपक्षी दल केवल मोदी के नाम से डराने का काम कर रही है और अब मुसलमान समाज जाग चुका है कि ये डरने डराने के काम से नहीं होगा। आपने क्या किया है? आज भी इतने फोर्सफुली और एग्रेशन के साथ मुसलमानों के डेवलपमेंट को लेकर डिस्कशन करना पड़ रहा है। ये यही दिखा रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। केवल मोदी क्यों नहीं आए कल की मीटिंग में? आप ये बताइए कि मोदी क्यों नहीं आए मोर्चे की मीटिंग में? मैं बता दूं मोदी जी हर जगह जहां जहां मीटिंग, देखिए अगर वो वाराणसी में जाते हैं, अगर यूपी में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां मुसलमान समाज मीटिंग में नहीं आता है। और बुर्खे आप खरीद के पहनाते हैं, टोपियां खरीद के देते हैं। उत्तर समझ लीजिए, उत्तर सुन लीजिए पूरा सर। और दूसरा विषय है, एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी का अपने काम करने का तरीका होता है। हर जगह एक व्यक्ति मौजूद हो आवश्यक नहीं है, वहां पार्टी के अध्यक्ष स्वयं मौजूद। समित साहब, मीम अफजल साहब, क्यों आप इतना डराते हैं? ये बताइए, डरा कर आप पिछले दशकों से वोट ले रहे हैं, हमने क्यों कभी आज तक किसी को नहीं डराया। इनका अपना चाल चरित्र चेहरा अपने आप डराने के लिए काफ़ी है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, समित बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इनको बहुत ही एक अच्छा प्रवक्ता समझता हूँ। पढ़ चुके पढ़े लिखे आदमी हैं, शायद मैं ये बात कहूँ भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए बुनियादी बात, ना डेवलपमेंट कुछ है ना कुछ है। जब तक किसी कम्युनिटी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हिस्सेदारी नहीं होगी, उसकी तरक्की कभी नहीं हो सकती। डिसीजन मेकिंग में आपके यहाँ मुसलमान है कहीं? पार्टी के अंदर कोई आदमी ऐसा है जिसको हम कह सकें कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार है मुसलमान? आपके यहाँ 2 लोग हैं, उनके नाम आप लोग लेते हैं। मैं एक बात पर्सनली आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग भी हैं मुसलमान या मुसलमान नाम जैसे, वो बेचारे खुद परेशान रहते हैं कि हमें बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी, मैं आपसे बरादराना एक मशवरा देता हूँ, इसलिए कि आपको एक बात बता दूँ, मैं इस देश में मुसलमान हिंदुओं के साथ जब तक अच्छे रिलेशन उसके नहीं होंगे, वो इस देश के अंदर कभी चैन से नहीं रह सकता। ये मैं मुसलमानों के ताल्लुक से कह रहा हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको बड़े भाई की तरह से नहीं ट्रीट करेगी, छोटा भाई नहीं समझेगी, तो ये शुक्र खुदा का ये है कि इस मुल्क की मेजॉरिटी, हिंदुओं की मेजॉरिटी आज भी सेकुलर है।
तो आज आपको ये सब चीज नजर आ रही है। चलिए, बड़ी कि सिर्फ फलसफाना शिकायत फिलहाल कर हो रही है हैं। डिबेट। लेकिन मैं आपको सब जवाब बताता दे हूं, दो। साहब, यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, यहाँ जी हाँ, जी हाँ, फासिज्म बिल्कुल, का फलसफा झगड़ा बहुत हो रहा है। आपको जी, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात एक्शन कर में रहे हैं। तब्दीली लाइए। आप सब मेरे ऊपर हमें तीर बहुत छोड़ रहे खुशी- हैं, तो नहीं, मुझे मैं बोलना नहीं- बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा अच्छा लग नहीं रहा है आज कि सम्मिलित आप- माइनॉरिटी हम में आ लोग- गए। हम लोग कांग्रेस पार्टी हम मेजोरिटी में आने वाले हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी को ये मैसेज देना चाहिए कि आप उनको इस देश में बराबर का शहरी समझते हैं। अब मैं बस जी, ये समय जवाब मैसेज दें। अगर आप देंगे जी। तो फिर आपके पास चलिए, अभी भी सम्मिलित आप को जवाब कोई देना पुरानी चाहिए। बात करने को तैयार नहीं है। आपने खुद कहा अभी कि हमें जी, पुरानी उत्तर दे चीजों पे दो। कोई माफी नहीं अब्दुल मांगी साहब, समय क्योंकि जवाब हमने दें। पुरानी कोई गलती ही नहीं की। समय कम है जी, जवाब मीम दीजिए। साहब, आप मेरे बड़े भाई है, मैं बहुत सम्मान करता हूं और इसीलिए मैं बहुत सॉफ्ट टोन में कहूंगा, ये कांग्रेस का देखिए कितना बढ़िया चरित्र है कांग्रेस का, कि मीठी मीठी बातें कितनी हैं, मगर आप अगर पन्ना पलट देंगे तो किस कदर की उसके अंदर जो है भाई, हमारी नहीं, खराबी नहीं, आपकी अच्छाई नहीं बन सकती। बिल्कुल, आप देखिए, मेरी खराबी मुझे आपकी अच्छाई देखिए, नहीं बन सकती। मैं चलिए, समित को आपने जवाब मुझे दें। पढ़ा आपको लिखा खुद अच्छा कहा, होना। तो मैं समित को कहूंगा, मैं जवाब देना स्टैटिस्टिक्स को ही दिखाना चाहूंगा। अब स्टैटिस्टिकली इसमें कोई डिनाइंग नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि जितने दंगे और जितने जान कांग्रेस के समय में गए हैं, अबे तो और दंगे जिस कराने प्रकार वाले से वो- आप थे। जिस- जहां-जहां आप पावर में आ गए, वहां दंगे नहीं हुए। कौन सी खास बात है? नहीं, जिसमें जहां जहां आप पावर में रहे वो फहरिस्त अगर गिनाया जाए चलिए, ठीक है, मेरे तो पास भी समाप्त बहुत नहीं सारा होने डेटा है, वाला किताबें खुल सकती हैं इस मीठी मुद्दे पर। बातों से कुछ नहीं होने समय वाला बिल्कुल है। समाप्त हो रहा है। अभय कुमार दुबे, काम आखिरी से सवाल आपसे ये बताइए कि जिस तरह से ये डेटा भी कम से कम इस बात को सपोर्ट करता है कि गुजरात में मुसलमानों ने वोट किया नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, क्या हम ये मानें कि वक्त बदल चुका है 12 सालों के दौरान? और क्या राजनाथ सिंह का यह बयान, ये पूरी जो पोस्चरिंग हो रही है, ये किसी तरफ इशारा कर रहा है कि क्या कोई तबका, छोटा तबका ही सही, मुसलमानों का वो जा रहा है, वोट कर रहा है? शिवराज सिंह चौहान भी ये दावा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मुस्लिम नीति है उसको मैं शो केस पॉलिटिक्स कहूंगा। वो शो केस बना के रखती है और भारतीय मुसलमानों के साथ एक आत्यंतिक, एक हार्दिक संबंध नहीं जोड़ती है। जब तक वो मुसलमानों के साथ हार्दिक संबंध नहीं जोड़ेगी, उसको बड़े पैमाने पर मुसलमानों को वोट नहीं मिलेंगे। छुटपुट कभी एक जगह बहुत कुछ मुसलमान कैंडिडेट लोकल लेवल पे जीत गए, उसको शोकेस बना दिया, कोई एक मुसलमान प्रवक्ता रख लेकिन क्या दिया, जिस तरह उसको की शोकेस राजनीति बना कर रही है दिया। बीजेपी, ये उसे इस बात की इजाजत नहीं नहीं नहीं, देती कि कुछ वो हो सकता है मुसलमान वोट छुटपुट कहीं मिल जाएं और सारे देश के जोड़ दिए जाएं तो एक अच्छा सम्मानजनक सा आंकड़ा लगने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों से कोई हार्दिक संबंध बन गए हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। बड़ी अच्छी बहस रही जरूर, लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं फिलहाल के लोकतंत्र में जिस तरह से हम परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं इतने सारे दशकों के बाद, उम्मीद ये करते हैं कि धर्म की पहचान की राजनीति धीरे धीरे धीमी पड़ेगी और असली राजनीति जिसमें लोगों के हाथ सत्ता जाए, पावर जाए, शायद वो बेहतर होगी। इसी के साथ अभी के लिए नमस्कार।